आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम। आज इसकी तीसरी किस्त। इस चैप्टर का उन्वान है मधुमालती। नावल की तीसरी किस्त इस चैप्टर का पहला हिस्सा। असल खैर से यह कहकर सितारे थे कि दिल्ली जाते हैं। पहुंच गए रानी खेत। मुंशी जी गांव जाते वक्त बतला गए कि पहाड़ से भैया का खत आया था। अलहमदू ने बरसाती में बिछी अपनी चारपाई पर बैठते हुए कहा, गर्मियों में जब भैया कहीं बाहर जाते, सारे मुलाजमीन कोठी की मज़ीद हिफाजत के ख्याल से वहीं आकर सोते थे। पहले महफिल जमती थी। रमज़ान की बीबी पान लगाती, ईदू और भगवान दिन कजरियाँ अलापते, रमज़ानी दास्तान लंदूर सुनाते। ए रमज़ानी भैया, आज हमने तीसरी का चांद देख लिया, टोट का करो। अलहमदू ने फिर बात की। उन्होंने जब तीसरी का चांद देखा, उनका सारा महीना परेशानी में कटा। चांद देखते ही रमज़ानी की ढूंढिया मचती। वो चांदी के कटोरी में पानी भर के उसमें चवन्नी और हरे पत्ते डालते। अलहमदू सर ढांपकर मुअद्दिब हो जाती। रमज़ानी उकड़ू बैठकर शहज़ादे और वज़ीरज़ादे की कहानी शुरू करते, जो शिकार खेलने निकले और जंगल में उन्होंने एक लोटा देखा जिसके अंदर एक मुनव्वर शय बंद थी और टोंटी में से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, मैं दूसरी तारीख शब तीसरी का चांद हूँ और बड़ी तकलीफ़ में हूँ। और ख़ुद बेगम साहिबा मरहूमा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तीसरी का चांद नज़र आ जाए, फ़ौरन रमज़ानी को बुलाकर यही कहानी सुनती थी। उसके बाद चांदी की कटोरी में उंगलियों की पोरें डुबोती थी और रमज़ानी उनके पाँव के नाखूनों को ये पानी ज़रा ज़रा सा छुआ देते। फिर वो मुस्कुराकर कहती थी, भैया को ना बताना। वो हंसेंगे कि हम वहम परस्ती के ख़िलाफ़ रेडियो पर तकरीर भी करते हैं। अरे फिर नज़र आ गया कमबख्त। अलहमदू बड़बड़ाई, खाला, तीसरी का चांद इतना बड़ा नहीं होता, ना इतनी देर तलक रहता है। आज शब चौथी होगी। ईदू ने कहा। अलहमदू को बेगम साहिबा मरहूमा याद आ गई। आप दीदा हुई, क्या मुर्दों को भी चांद सितारे नज़र आते होंगे? उन्होंने गंभीर आवाज़ में पूछा। लो, नज़र आना क्या मानी, वो रहते ही वहीं पर हैं। कोई ज़मीन के अंदर थोड़ा ही गड़े रह जाते हैं। वहाँ से निकल गए कब के। ईदू ने बड़े वसूख से जवाब दिया, अरे ईदू बेटे, ऐसी अंधेरी रातों में जब यह बाग महकत है, साहब बेगम साहब कहीं यहीं ना हो, जैसे चंदन के बिरवा, जैसे ये मधुमालती है। ये कोई लड़की है या बेल? लड़की तो ककड़ी की बेल होते। रमज़ानी की बीवी ने नहायत हकीकत पसंदी से जवाब दिया। एक बार ये मुंशी जी वृक्ष कन्या की बात बतलावत रहे। भगवान दीन गोया होते। लड़की लड़की, लड़की की लड़की, दरख्त का दरख्त। मधुमालती के फूल रंग बदलकर सफ़ेद से गुलाबी हो जाते हैं। औरतें भी दो रंगी। ईदू ने फैसला किया। अय है, और मर्द तो बड़े भोले मासूम। जैतून ने चमक कर कहा। तेज़ रोशनी बरसाती पर पड़ी। एक जीप करीब आकर रुकी। राजा रघुवीर प्रसाद सिंह नीचे उतरे। सब खड़े हो गए और कौर निशात बजा लाए। ठाकुर ने जेब से एक सरबा मुहर लिफाफा निकाला। मुंशी जी हैं, गांव गए, कल आवेंगे। अच्छा तो हिंदू खाला,
ये लिफाफा अपने पास हिफाजत से रख लीजिए, मुंशी को दे दीजिए, हमें फ़ौरन कलकत्ता जाना है, जाने कब तक लौटें। अब मुमकिन है भैया को इस कागज़ की फौरी ज़रूरत पड़े, अदालत में रजिस्ट्री वगैरह करानी हो, क्या हो, हमें मालूम नहीं। ठीक है हुजूर। वो जीप में सवार हुए और फाटक की सिर्फ निकल गए। अलहमदुल लिफाफा संभाले, गरारे के नेफे से कुंजी निकालती शागिर्द पेशे पहुंची। अपनी कोठरी में जाकर चारपाई के नीचे से बक्स खींचा। निकाहनामा जो रवानगी की जल्दी में कंबर अली साथ ले जाना भूल गए थे, लिफाफे में बंद करके ठाकुर साहब ने उस पर अपनी मोहर लगा दी थी। अलहमदुल्ला ने कपड़े हटाकर पैकेट तह में रखा, ताला लगाया, मुसल्ला निकाल कर बाहर चबूतरे पर नमाज ईशा पढ़ी। बरसाती में पलंग पर आन कर लेटी तो देखा रमज़ानी, ईदू और अलाउद्दीन अपनी खाटों पर खर्राटे ले रहे थे। जिस तरह बाड़े में हरन और नीलगाय खाबीदा थे। ऐ लो तीसरे के चांद का टोटका तो रह ही गया। खैर अल्लाह मालिक है। करवट बदल कर ठंडी ठंडी हवा में वो भी सो गई। एक हफ्ते बाद शाम के वक्त गर्द से अटी कार आनकर बरसाती में पहुंची। एक हफ्ते बाद शाम के वक्त गर्द से अटी कार आनकर बरसाती में पहुंची। छत पर सामान, अंदर सामान। गए तो एक अटैची केस लेकर, ये इतने लत फंद कर कैसे आए। अलहमदु ने आगे बढ़कर देखा। सामने की सीट पर एक मेम साहब, सर पर स्कार्फ, काला चश्मा, कोट पतलून, दोनों उतरे। सलाम इमदू खाला, सब खैरियत। कंबर अली की आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी। खैर घबराहट से तो वो हमेशा ही रहते हैं। ईदू दौड़े आए, डिक्की खोली। मेम साहब स्कार्फ और चश्मा उतार उंगलियों से बाल संवारती सीढ़ियाँ चढ़ी। सारा निजी स्टाफ भागा आया। इतवार का दिन, दफ्तर बंद था, वरना अमले इदारत भी मौजूद होता। फटकू और भगवान दीन ने असबाब उतारा। सब बरामदे में जमा हो गए। बेला ने इंग्लिश पिक्चर्स में देखा था, कोई यंग एंड हैंडसम लॉर्ड किसी गरीब गवर्नर्स को ब्याह कर अपने कंट्री हाउस पर वारिद होता तो उसका डोमेस्टिक स्टाफ वजीराई के लिए एक कतार में इस्तादा रहता। बटलर, हाउसकीपर, हाउसमेड, कुक, किचन मेड वगैरह वगैरह। कलफ लगे स्याह और सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस सब कर्टसी करते हुए ये मैल खोरे कपड़ों वाले गुरबा व मिस्कीन चुप खड़े रहे। भौचक के, ये वही लड़की तो थी नौटंकी वाली जो बेतुकी पोशाकें पहने फ़ोटो खिंचवाने यहाँ आया करती थी। रमज़ानी ने ज़ेरे लब कहा, या मज़हरुल अजायब, भैया की मत कट गई। वो ज़रा दुरुस्ती से बोले, ईदू, बेगम साहब का सामान हमारे बेडरूम में ले जाओ। इमदू खाला, ये टोकरियाँ उठाइए, फल हैं रानी खेत के, ठहर जाओ, मैं पहले गिन लूँ। बेला ने आगे बढ़कर कहा। कंबर अली झेप गए। बहू साहब, यहाँ हमारे भैया के बाग में मनो, आम, अमरूद, सब किस्म का फ्रूट लदा रहता है। हम सहरे चश्म लोग हैं। अलहमदुल्ला ने तलखी से कहा, ओके ओके, नेवर माइंड। वो बाग की सड़क पर, दूर बाग की सड़क पर रिक्शा पहुंचा। मुंशी सोख्ता ने अपना सामान उतारा, झुककर सदरी की जेब से किराया निकाला, मुड़कर देखा वो गांव से लौटे थे और बस अड्डे से आ रहे थे। आगे बढ़े, बेला दिखाई पड़ी, वो भी दंग रह गए।
आधा बरस भवानी चचा, कंबर अली ने खिसिया कर कहा, जीते रहिए। बाथरूम किधर है? बेला ने जैतून से पूछा। मान उनको वो वक्त याद आया जब चुनहट में रूपा मेहरी से प्लान के मुताबिक ये सवाल किया था। दिल में एक अजीब सी खलिश महसूस की। ये सब क्यों हुआ? अगर ना होता तो क्या होता? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ना होता तो बहुत बुरा होता। मैं क्या इन 2 टके के नौकरों ही के रूप में आ गई? वो तेज तेज कदम रखती जैतून के साथ कोठी के अंदर चली गई। बाथरूम से ताज़ा दम होकर निकली तो गैलरी में अलमदू ने आवाज़ दी, बहू साहब, चाय गोल कमरे में लगा दिए, वहीं तशरीफ़ ले चलिए। ये हुई ना बात। बहू साहब, गोल कमरा, तशरीफ़ ले चलिए, अरिस्टोक्रेटिक मामलात। गोल कमरे में जाकर लाशौरी तौर पर उसी सोफे पर बैठ गईं जहां फ़ोटो सेशन के दौरान बैठती थी। मुंशी सोख्ता बरामदे से गुजर रहे थे। कंबर अली ने उन्हें पुकारा, भवानी चचा। वो भारी भारी कदमों से अंदर आए। नमस्ते सोख्ता जी, बेला ने फिल्मी अंदाज में कहा। जीती रहिए बहू साहब। खड़े रहे, फिर बोले, माफ़ कीजिएगा, हम ज़रा अपना सामान बुर्जी में रख लें, बाहर पड़ा है। लौट गए। 2 हफ्ते गुजर गए। मुलाजमीन चुपचाप अपने काम में लगे रहते। उनकी खामोशी से ज़्यादा शौहर की बेइतनाई जानलेवा साबित हो रही थी। वो सुबह 9 बजे से दफ्तर जाकर रिसालों में जुट जाते। खाना भी अपने स्टाफ के साथ खाते। चिराग जले तक काम करते। उसके बाद ड्राइंग रूम में जा बैठते। अदीबों और जर्नलिस्टों के साथ पीने पिलाने का दौर शुरू हो जाता। रात को कहते, क्या करें बेला, 3 रिसाले हफ्तावार कर दिए, काम बहुत बढ़ गया है। बेला सोचती, इस सर्द मेहरी के ज़रिए जो मेरी तौहीन हो रही है, उस बेइज्जती से बदतर है जो मेरी माँ और नानी बर्दाश्त करती थी जब उनको जनान खानों में बेगमात की जूतियों के पास बैठाया जाता था। एक बार अम्मा एक बेगम के पलंग पर बैठ गई थी तो उन्होंने झिड़क दिया था, इनके बहुत दिमाग ऊंचे हो गए। आकर हमारे बराबर बैठ गई। रेड रोज के नौकर भी तो इसी वजह से उनके साथ ऐसी रुखाई से पेश आते हैं। एक रोज़ उन्होंने अपने शौहर से ये बात कही। वो बोले, अरे भाई, तुमको अपने मुतालिक कॉम्प्लेक्स है, अब ये लोग क्या करें? तुमसे बेतकल्लुफ़ी पर उतर आए तो तुम शिकायत करोगी, तुमको बेगम साहिबा नहीं समझते। नहीं, ये बड़ी अजीब सिचुएशन है। अलावा सोख्ता के ये सब मकीन समझे जाते हैं, मगर इन्हीं के तबके के एक फ़र्द को ऊंची हैसियत मिल जाती है तो उनको बुरा लगता है। ये वाकई अपनी जंजीरों से मोहब्बत करते हैं। ये चाहते हैं आका हमेशा आका रहे। तुम खामखा एक गैर तबकाती निज़ाम कायम करने की फ़िक्र में हलकान हो रहे हो। बेला, ये चंद नौकर मेरे वालिदैन के फ्यूडल दौर की यादगार हैं। इनकी औलाद जो फैक्ट्रियों में काम करेगी, उसकी ये ग़ुलामाना जहनीत नहीं होगी। ये मारे वफादारी के इस कदर रंजीदा हैं, ये चाहते थे कि घर में कोई नवाबजादी बहू साहब बनकर आवे। इन सोशियो इकोनॉमिक मामलात का सही तज्जिया करने की ज़रूरत है। अलावा अजीब बात दरअसल ये है कि नौटंकी वाले और फिल्मी लोग वगैरह ज़रा अच्छी नज़रों से नहीं देखे जाते हैं और आवाम को उनके मुतालिक बहुत गलतफहमियाँ हैं, बदगुमानियाँ वगैरह। और तुम्हारा ताल्लुक़ चूँकि अब ज़्यादा सफाई ना पेश करो,
रहे भवानी चचा, वो मेरे बाप के बराबर हैं। अगर मेरे वालिद ज़िंदा होते तो उनकी खफगी बिल्कुल ऐसी ही होती और अम्मी का रवैया यही होता जो इंदू खाला का है। उन्होंने मुझे पाला है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम बहुत बोर हो रही हो, टाइप करना सीख लो। हम मज़ीद टाइपिस्ट नहीं रख सकते, खर्चा बढ़ता जा रहा है, इश्तिहार बहुत कम मिलते हैं। हम अब बैंक से निकाल कर रिसालों के अखराजात पूरे कर रहे हैं। तुम टाइपिंग सीख लो तो कुछ आर्टिकल तुमसे टाइप करवा लिया करेंगे, ठीक है? बेला खुश हो गई। दफ्तर के वक्त के बाद मिस छोटे लाल की कुर्सी पर बैठकर टाइप की मश्क शुरू कर दी। 2 महीने इस तरह निकल गए। वो बावर्ची खाने के इंतज़ाम की माहिर थीं। खोली में बचपन से खाना पकाया था और बरगद तले चमेली के ढाबे में माँ की मदद करती रही थी। रमज़ानी के हाथ का खाना उनको अच्छा नहीं लगता था। वो हर सालन में नारियल डालना पसंद करती थी। रमज़ानी ने मुंशी सोख्ता से शिकायत की, सरकार मरहूम जब शिकार पर जाते थे, हमने उनके लिए जंगलों में केले के पत्ते पर दाल पकाई है। शाही के रिकाबदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मजाक नहीं है, लेकिन बहू साहब नालायक समझती हैं। बावर्ची खाना बहुत दूर शागिर्द पेशे के कोने पर वाक़ था। उसमें ऊंचे चूल्हों पर पत्थर के कोयले से खाना पकता था। कोठी में एक साइड रूम खाली पड़ा था। उसमें बेला ने मॉडर्न किचन बनवाया। सफ़ेद टाइल, सफ़ेद सिंक, सफ़ेद अलमारियाँ, खिड़कियों में सफ़ेद लेस के झालरदार पर्दे, गुलदान, दीवारों पर फलों के स्टिल, लाइफ होम एंड गार्डन मैगजीन में बावर्ची खानों की तस्वीरें देखती गईं और सजाती गईं। गैस का चूल्हा लगवाया। जनाना बरतानवी रिसालों में पढ़ पढ़ कर बढ़िया विलायती ब्रेकफास्ट शौहर के लिए खुद तैयार करने लगी। भाई, तुम तो बहुत सुगड़ बीबी निकली। एक सुबह नाश्ता करते हुए उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। बेला खिल उठी, आंखों में आंसू आ गए। शुक्र है मेरी कोई बात तो पसंद आई। अरे भाई, अगर तुम्हें पसंद न होती हम तुमसे ऐसी ड्रामाई शादी क्यों करते? कलरदार नैपकिन से मुंह पोंछकर दफ्तर की तरफ भागे। मुंशी भवानी शंकर सोख्ता बैरूनी बरामदे में खड़े पोस्टमैन से डाक मौसूल कर रहे थे। बेला पास से गुजरी, उनको सलाम नहीं किया। अलाउद्दीन ड्राइवर को आवाज़ दी। कार में बैठकर फिर ख़रीदारी के लिए निकल गई। दफ्तर के चपरासी ने डाक का अंबार लाकर सेक्रेटरी मिस एलिजाबेथ छोटे लाल की मेज़ पर रखा, जो सुबह सवेरे साइकिल पर लाल बाग से आती थीं। उन्होंने सेक्शनों की डाक अलग अलग की। साहब के नाम के खतूत उन्हें पेश किए। मुंशी जी अंदर आकर टेलीफोन की मेज़ पर बैठ गए। किफ़ायत के ख्याल से मुंशी सोख्ता ही ऑपरेटर के फ़राइज़ भी अंजाम देते थे और हर मैगज़ीन की कॉल के लिहाज से रेड रोज़ गुड मॉर्निंग, गुले सुर्ख आदाबर्स, लाल गुलाब नमस्कार कहते जाते थे। टेलीफोन ऑपरेटर के अलावा वो रेड रोज़ पब्लिकेशन के कानूनी मुशीर भी थे और गुले सुर्ख के अदबी सेक्शन की अदालत उन्हीं के ज़िम्मे थी। भैया की खुशी की खातिर तरक्की पसंद अंदाज की गज़लें भी कहने लगे थे, जो कभी कभी गुले सुर्ख के सफ़ात की जीनत बनती। लाल गुलाब के अमले इदारत से बातें करते हुए वो ये भी कहते पाए गए थे कि हम समाजवादी लेखकों का ये फ़र्ज़ बनता है कि, और ये सब इसलिए कि कंबर अली खुश रहें, क्योंकि वो उन्हें अपने बेटे की तरह चाहते थे और उन्होंने महसूस किया था
ब्याह के बाद से भैया बहुत मुतफक्किर और उदास हो गए हैं। उनकी शादी की खबर अब तक आम नहीं हुई थी। दोस्तों के करीबी हल्के ने उनके इस इक़दाम की तारीफ़ की। 3 कटोरी वाले शशदर हुए और ख़ुद भैया के सामने भवानी शंकर ने अपनी राय अब तक महफूज रखी थी। मुंशी जी का ख्याल था कि भैया को इस ड्रामाबाजी की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो खुले ख़जाने बेला से शादी कर लेते तो भी कुछ ना होता, मगर वो नौजवान आदमी थे, कौम का गम खाते थे, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी आराम आसाइश से गुजर रही थी। थोड़े से एक्साइटमेंट की उन्हें हाजत थी। खुतूत पढ़ते पढ़ते अचानक कंबर अली ने उन्हें आवाज़ दी। भैया मामूल से ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। बोले, भवानी चचा ज़रा इस तरफ आइए। उनको ड्राइंग रूम में ले गए। हाथ में एक लिफाफा था। इस तरफ मास्टर IB मोगरे, नागपाड़ा, बम्बई। भवानी शंकर सोख्ता बैरिस्टर अजहर अली मरहूम के क्लर्क की हैसियत से फरेब दही के मुकदमात का 40 साल तजुर्बा रखते थे। उनको यकीन था कि वो नाटक जो राजा रघुवीर प्रसाद के यहाँ चुनहट में खेला गया, उसके असल दरपर्दा मुसन्निफ मास्टर इमाम बख्श मोगरा थे। उन्होंने देखा कि कंबर अली एक खुद मुख्तार साहिब जायदाद, जज्बाती और सादा लोह नौजवान है। कोई बुज़ुर्ग रिश्तेदार, नसीहत करने वाला सर पर मौजूद नहीं। सोख्ता को मामूली मुंशी समझे। लड़की से एक्टिंग करवाई कि माँ बाप की कैद से रिहाई चाहती है। सोख्ता को अपने इस यकीन का सबूत उस वक्त मिल गया जब कंबर अली ने सोफे पर बैठते हुए ज़रा हकला कर कहा, भवानी चचा, हमारे रिसाले ही खसाले से चल रहे हैं। हम इस 300 माहाना की गुंजाइश कहाँ से निकालें? भवानी शंकर ने कमानीदार ऐनक नाक की फुलंग पर जमाई। उस्ताद मोगरे रकम तराज थे। आप जैसे बड़े आदमी ने हम गरीबों को इतना बड़ा धोखा दिया। हमारी सनोबर कंपनी अभी चालू भी ना हुई थी कि ठप हो गई। हम तीनों बहुत जल्द रोड पर आ जाएंगे। हम आप रईसों को पहचानते हैं। जिस तरह गुले अब्बास आपकी नज़रों में चढ़ी उतर भी सकती है, मगर अब वो कहीं की ना रहेगी। उसका बड़ी फिल्म स्टार बनने का चांस भी मारा गया। बहार साहब हमारे खर्चे के लिए माली इमदाद कहाँ तक करें? वो ख़ुद बाल बच्चों वाले आदमी हैं। मुबल्लिग 300 रुपया माहवार ता हयात पेंशन मुकर्रर फरमाइए। ज़ौजा और हम आपको दुआएं देंगे। मुंशी जी ने ऐनक उतारी। 1 मिनट खामोश रहे, फिर कहा, भैया आपने अब तक जो किया सो किया। अब हम चुप नहीं रह सकते। ता हयात वजीफ़ा किस बात का? वो खुद बतला रहे थे कि हरफन मौला आदमी है। फरासतुल ऐद और बाबागिरी से भी कमा चुके हैं। बम्बई में आदमी हर तरह लूट पीट कर पेट पाल लेता है। अब तक वहाँ कोई बादशाही कर रहे थे और वो जवान का हीरो, माफ़ कीजिए, और वो जो उनका हीरो बटा ज़ीरो बेटा है, वो तबलची उनको कमा कर नहीं खिला सकता। अच्छा, अब ये बात आपने खुद निकाली है, तो पहले ये बतलाइए कि आपने निकाह के वक्त कितनी रकम मुकर्रर की? दुल्हन की तरफ से वकील कौन था? मौलाना कौन आए थे? और गवाह कौन साहिबान थे? वकील तो काले खां थे, रघुवीर प्रसाद के ड्राइवर। मौलाना उसी गांव के थे और गवाह रघुवीर प्रसाद के कारिंदे थे। हमें उनके नाम ठीक से याद नहीं, शायद इकराम अहमद और अशफाक अली। महर अरे भवानी चचा, क्या आप हमें बच्चा समझते हैं? सारा हिंदुस्तान हमारे कलम से थर थर काँप रहा है। मुंशी जी मुस्कुराए।
खैर सारा ना सही आधा सही। तमाम मंत्री लोग सबसे पहले हमारे एडिटोरियल पढ़ते हैं। खुद पंडित जी मेहर, वो तो हमने सब काम सोच समझ कर किया है। हम भी तो आखिर बैरिस्टर के लड़के हैं। मेहर बस ये कोठी समझ लीजिए, मगर महज कोठी, बाग नहीं। सोख्ता शजदर रह गए। रुमाल निकालकर पेशानी से पसीना पहुंचा। चंद लम्हों तक बड़ी गंभीर खामोशी तारी रही। अचानक कंबर मियाँ ने खौफ सा महसूस किया कि मुंशी सोख्ता छड़ी उठाकर उनको पीटना ना शुरू कर दें। अपनी सारी हिम्मत जमा की, कंधे उचकाकर जरा तन के बैठ गए। हल्की सी सीटी बजाने की कोशिश की। बेफिक्री के इजहार के लिए टांगे हिलाने लगे। बेगम साहिबा मरहूमा के लॉकर की कुंजी भी आपके पास थी, उनके जेवरात। ओहो, लॉकर में अम्मी के जेवरात हैं, ये तो हम भूल ही गए थे। अच्छा हुआ आपने बतला दिया। हम उनको फ़रोख्त कर देंगे और इस सालों में जो नुकसान हो रहा है उस पैसे से उसे पूरा कर लेंगे। बेला को ना बतलाइएगा, वरना वो पीछे पड़ जाएंगी कि जेवर भी मुझे दे दो। औरतों को गहने पाते का जाने क्यों इतना जुनून होता है। भवानी चचा, लॉकर में और क्या है? शेयर सर्टिफिकेट वगैरह? जी हाँ। अच्छा हुआ आपने बतला दिया। मौका पड़ने पर शेयर्स फरोख्त कर सकते हैं। अब हमें ज़रा इत्मीनान हुआ। अच्छा, आप मनी ऑर्डर फॉर्म तो निकालिए। क्यों? मोगरा चंबेली को भूखों मरने दें। भवानी चचा, वो हमारी बेहता बीबी के नादार वालिदैन हैं। हमें अपनी बीबी से कोई शिकायत नहीं। भैया, ये सारी नौटंकी मास्टर मोगरा ने की थी कि बेला रानी उस माहौल से निकलना चाहती हैं। आप उनकी दस्तगीरी कीजिए। और आप इतने भोले हैं कि उनके भर्रे में आ गए। ज़रा गौर से सोचिए, ठंडे दिल से। फिर उन्होंने कोठी भी आपसे अपने नाम लिखा ली। वो चुनहट वाला ड्रामा खुफिया शादी का ना आपने बनाया था, ना राजा रघुवीर प्रसाद ने। उसके असल लेखक थे मास्टर मोगरा, और शायद उनके साथ बहार फूलपुरी उर्फ देवताड़ बाराबंकवी। सोचिए, ज़रा गौर कीजिए। कंबर अली सोचा किए, फिर सर हिलाया। भवानी चचा, ऐसा मुमकिन भी है और नहीं भी। आप कानूनदा आदमी हैं। कानून में एक चीज़ द बेनिफिट ऑफ द डाउट होती है। आप वो उन सबको ना दीजिएगा। मिस बर्डी छोटे लाल ने दरवाजे में झांका। सर, कॉल फॉर यू। वो उठे। चलिए, मास्टर जी के नाम 200 महीना आज से जारी कर दीजिए। अगर देखा जाए तो हमने वाकई उनके साथ ज्यादती की। उनका सनोबर फिल्म कंपनी का बना बनाया खेल बिगाड़ा। आपको बेचारे उस्ताद से कोई हमदर्दी ही नहीं। आप अब एक प्रगतिवादी पत्रकार हैं। आप ही सोचिए, हमारे जागीरी समाज ने इन फनकारों को सदियों तक जूते की नोक पर रखा। हम अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने आदर्शों पर अमल न करें तो हमारी मार्क्सिज्म पर 3 हरफ। हाँ कॉमरेड छोटेलाल, हम आ रहे हैं। टेलीफोन इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से आया था। दूसरे रोज सुबह मुंह अंधेरे ड्रेसिंग रूम माफ़ कीजिएगा दूसरे रोज़ सुबह मुंह अंधेरे ड्रेसिंग गाउन में मलबूस कंबर अली टहलते हुए पीपल के नीचे पहुंचे, जहां सोख्ता सूर्य नमस्कार और पूजा पाठ में मशगूल थे। सिगरेट बुझाकर दूर फेंका। एक तरफ वो खड़े रहे। सोख्ता ने जाप खत्म करके सर उठाया। नमस्कारम स्वामी जी। कंबर ने शगुफ्तगी से कहा,
गॉड ब्लेस यू भैया। आ गॉडी के सिलसिले में तो इस वक्त आपको जहमत देने आए। पहले आप ये बतलाइए आप कौन से वाले गॉड को मानते हैं, किस किस को? खुदाए वाहिद को मानते हैं, ज़ात मुतलक, परम ब्रह्म जिसके जलाल का मजहर शिव जी हैं, शंकर भगवान जमाल के मजहर विष्णु जिनके राम और कृष्णा लिहिन अवतार, और ये सब ये सब देवी देवता जो हैं वो ज़ात मुतलक कातिब कदा सिफ़ात है, उसके कारिंदे नौज़ायदा नूर मगर साहबजादे। आज अलग सुबह मादुल तबीयात व एतक़ादात अहले हनूद की तरफ क्यों मुतवज्जा हुए? भाई हम महज इतना पूछ रहे थे, आप पूजा किस एक देवी या देवता के करते हैं यहाँ बैठकर? हम बतौर अलामत जलाल खुदाबंदी शंकर भगवान की तकदीस करते हैं। पुराने ज़माने के कायस थे, लिहाजा नहायत सकील उर्दू बोलते थे। बस इतनी सी बात पूछनी थी। दरअसल हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और चाहते हैं कि आप एक अदद कसम खाएं लॉर्ड शिवा की कि आप बेला को ना बतलाएंगे कि इलेक्शन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। बस समझ लीजिए लक्ष्मी जी ही भेज देंगी। अज़बराए खुदा कोई और बचपना ना कर बैठिएगा। बचपना देखिएगा, एक रोज़ हम मंत्रिमंडल में बैठे होंगे, कंबर अली ने मुंशी भवानी शंकर को बतलाए बगैर बाप के ख़रीदे हुए शेयर्स औने पौने बेचे। मुकाबला बरसरे इक़्तिदार पार्टी से था, लाखों रुपये दरकार। दूसरे हल्ले में माँ के जेवरात पर हाथ साफ किया। कोठी पर ज़बरदस्त हंगामा रहा। वर्कर्स, जीप गाड़ियाँ, पोस्टरों के अंबार, झंडियाँ, रज़ाकारों के लिए सुबह से शाम तक मुसलसल चाय बनती, देगों में खाना पकता। निजी अमला भी रेड रोज़ पार्टी के बिल्ले लगाए बेहद एहसास अहमियत के साथ इधर उधर दौड़ता रहता। इस गहमा गहमी में बेला के वजूद को कतई नज़रअंदाज किया गया। वो मुंह फुलाए अपने बेडरूम में पलंग पर लेटी मारी कोरेली के नावल पढ़ा करती, जो उनकी वाहिद सहेली एलिज़ाबेथ छोटे लाल उनके लिए लाया करती थी। कंबर अली इलेक्शन लड़े और हार गए। इस ज़बरदस्त माली नुकसान और सियासी शिकस्त के बाद अपना गम गलत करने के लिए शराब की तरफ ज़्यादा तनदही से मुतवज्जा हुए। बेला की शॉपिंग में कोई फ़र्क न आया। रिक्शा पर बैठकर हज़रतगंज, अमीनाबाद, नज़ीराबाद चौक चली जाती। शाम को पैकेटों से लदी फंदी वापस आती। अब वो ज़्यादा वक्त मदर क्राफ्ट की दुकानों पर गुजारने लगी। एक सेपहर कंबर अपने दफ्तर में बैठे शशमाही हिसाबात की जांच पड़ताल कर रहे थे। मुंशी जी नाक की नोक पर ऐनक रखे सामने मौजूद थे। उनसे पूछा, भवानी चचा, ये आम अमरूद की फसल जो इस साल बिकी है उसका इंदराज ही नहीं हुआ? आप इलेक्शन में मसरूफ़ थे, बहू साहब ने वो खुद वसूल कर ली। उनको नया फर्नीचर बनवाना था, आपने हमें ना बतलाया। क्या उन्होंने भी कसम दिला दी थी? आप देहात के दौरे पर गए हुए थे। बस सिलसिला इंतखाबात आम्मा आपको मुत्तला कैसे करते? रिक्शा आन कर रुका। बेला बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ी। कंबर को दरवाजे में से उनकी झलक दिखाई दी। फ़ौरन चंद कागजात समेट कर उठे। दफ्तर का कमरा और ड्राइंग रूम आमने सामने वाक़ थे। बीच में गैलरी। जूँ ही बेला दाखिल हुई, कंबर गैलरी में पहुँचे। कहा, ज़रा इधर आना। उनको ड्राइंग रूम में ले गए। बेला ने ऊन और सिलाइयों के एक पैकेट के साथ बेला ने ऊन और सिलाइयों के पैकेट एक साइड टेबल पर रखे। सोफे पर बैठ गई। सोची आज फिर झगड़ा होगा। उन्होंने बात शुरू की, बेला बोलो।
चिड़ियाँ बोलती हैं, इंसान कहते हैं। फरमाइए। ये देखो, हर दुकान से बिल पे बिल चले आ रहे हैं। तुमने बाग की आमदनी भी खुद वसूल करके उड़ा दी, हमें ना बतलाया। अपने शौक़ की खातिर तुमने अपनी मम्मी के दागीने, डैडी के शेर बेच डाले, मुझे बताया। शौक़, कॉज की खातिर। ये तुमसे किसने कहा? मुंशी जी ने। वो तुमसे ज़्यादा गुन्ने, मुझसे बात ही कहाँ करते हैं। फिर उस बर्डी काले लाल ने, बर्डी छोटे लाल, तुम मेरी जासूसी करती हो। और उस बर्टी की बच्ची को हमने बाइबल की कसम दिला दी थी, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन वो तुम्हारी बैंक की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप करती है। तुम्हारे ऑर्डर के मुताबिक 5 बजे के बाद मैं उसकी कुर्सी पर बैठकर टाइपिंग की मशक करती हूँ। वो दिन बर्डी ख़त की कार्बन कॉपी मशीन से निकालना भूल गई थी, तब मुझे मालूम पड़ा। और ये तुमने फर्नीचर किसके लिए बनवाया? मार्च में बेबी आने वाला है, उसके लिए। ये बेबी कौन साहब हैं और कहाँ से आ रहे हैं? माय गॉड, बेला तुमसे कितनी बार कहा कि ये अपनी घटपटिया बेबी मम्मी डैडी अंकल आंटी ना किया करो। ठीक है, नहीं करूँगी। इतना तो याद कर लिया है। पेंट्री के बजाय आबदार खाना उठाओ के बजाय दस्तरखान बढ़ाओ, बाथरूम के बजाय हम्माम, लैट्रिन की जगह चौकी पर जाना बोलती हूँ। तुम लोगों के ये ज़बान के नखरे टू मच हैं। उस दिन तुम्हारे नौकर तक ज़बान पकड़ते हैं। नौकर नहीं, डोमेस्टिक हेल्प। वो दिन मैंने खाली इतना बोला, कलावती से गुसलखाने में झाड़ू पोछा करवा दो। वो दिन मैंने खाली इतना बोला, कलावती से गुसलखाने में झाड़ू पोछा करवा दो। अलहमदू ने धमाल डाल दी। ए बहू साहब, हमारे यहाँ के शिया लोग जहाँ अपने मुर्दे नहलाते हैं, वो जगह गुसलखाना कहलाती है। तुम्हारे माँ बाप तो यहीं से बम्बई गए थे। तुम्हारी ज़बान, गुडनेस, हम असल मौजू से बहुत दूर भटक गए। ये बिल, और तुम चाहते क्या हो? जो बोलते हो सॉरी, जो फरमाते हो वो करती हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़रा हाथ रोक कर खर्च करो। तुम क्यों नहीं अपने खर्चे कम करते? इतनी दारू। नर्सरी फर्नीचर मैंने इतना खूबसूरत बनवाया है, देखकर खुश हो जाओगे। सफ़ेद और उस पर मिकी माउस, डोनाल्ड डक, स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ, ये तुम्हारे लेडीज़ गेस्ट रूम है, उसमें इंशाअल्लाह नर्सरी बनेगी। तुम मेरा रहा सहा दिवाला भी निकाल दोगी। तुमसे किस हकीम ने कहा था रिसाला निकालो? ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। लॉ पढ़ा था अपने डैडी मियाँ जान की तरह प्रैक्टिस करते, उनकी जमी जमाई गुडविल तुमको मिलती। मगर बाज़ लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में घुसने का सौदा होता है और बाज़ों को पॉलिटिक्स। मुझे तो अपने बाप और बहार फूलपुरी में और तुम में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तो ये थी नॉवेल चांदनी बेगम की तीसरी किस्त। कल फिर आऊँगा और आपको इसकी चौथी किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।